अल्फोंस गैब्रियल कैपोन, जिसे स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकन गैंगस्टर और बिजनेसमैन था जो प्रोहिबिशन एरा के दौरान शिकागो आउटफिट के बानी और बॉस की हैसियत से मशहूर हुआ। कैपोन 17 जनवरी 1899 को ब्रुकलिन में पैदा हुआ। द कैपोन्स फैमिली के 9 बच्चे थे। एल कैपोन के अलावा इनमें जेम्स कैपोन, रेफेल रेल्फ कैपोन, सेल्वाटोर कैपोन, जॉन कैपोन, एल्बर्ट कैपोन, मैथ्यू कैपोन, रोज कैपोन और मेफिल्डा कैपोन शामिल थे। अल कैपोन 9 साल की उम्र तक 95 नेवी स्ट्रीट में रिहाइश पजीर था। इसने अपनी तालीम का आगाज़ कैथोलिक स्कूल से किया, जहां से कुछ ही अरसे में इसको एक फीमेल टीचर से बदतमीजी और उसको जख्मी करने के जुर्म में निकाल दिया गया। इसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 14 साल थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद इसने बाउलिंग एले और कैंडी स्टोर्स पे एक सफाई वाले की हैसियत से काम करना शुरू किया, जहां इसकी जान पहचान छोटे पैमाने पर ऑपरेट करने वाले मुख्तलिफ गैंग्स के साथ होना शुरू हुई। जुर्म के सफ़र के इब्तदाई दौर में अल कैपोन मुख्तलिफ गैंग्स का हिस्सा रहा, जिनमें जूनियर 40 थीव्स, द बावरी बॉयज़ और ब्रुकलिन रिपर्स शामिल थे। 18 साल की उम्र में इसने 5 पॉइंट्स नामी गैंग ज्वाइन की और तरक्की करते हुए 20 साल की उम्र में जॉनी टोरियो के बॉडीगार्ड की हैसियत से काम करना शुरू किया। जॉनी टोरियो इस ज़माने में शिकागो आउटफिट का लीडर था। ये गैंग गैर कानूनी तौर पर शराब की तस्करी और सियासी कत्ल करने की हैसियत से मशहूर थी। जॉनी टोरियो को यूनियन सिसिलियन की तरफ से सियासी प्रोटेक्शन भी दी जाती थी। यही वजह थी कि ये गैर कानूनी तौर पर शराब का बिजनेस बगैर किसी डर के ऑपरेट करता था। 18 नवंबर 1918 को यूएस कांग्रेस ने टेम्पररी वॉर टाइम प्रोहिबिशन एक्ट मंजूर किया, जिसके मुताबिक ऐसी हर शराब पर पाबंदी लगा दी गई जिसमें नशे की मिकदार 1.28% से ज़्यादा थी। इस एक्ट को पहली जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम पर साइन किया गया, जो कि 30 जून 1919 को बाकायदा तौर पर अमेरिका में इम्प्लीमेंट हुआ और 1 जुलाई 1919 को 31st के नाम से अमेरिकी तारीख का हिस्सा बना। 1920 से 1930 का ये दौर अमेरिकी तारीख में प्रोहिबिशन एरा के नाम से जाना जाता है। शिकागो आउटफिट और नॉर्थ साइड गैंग, जिसे नॉर्थ साइड मॉब भी कहा जाता है, इसी प्रोहिबिशन एरा के दौरान पाए जाने वाले खतरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीमों में से एक थे। प्रोहिबिशन एरा के आगाज के साथ ही नॉर्थ साइड ने अमेरिका के बेशतर शराब खानों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जहां से ये गैंग बेहतरीन क्वालिटी की शराब और विस्की सप्लाई किया करते थे। शराब की तस्करी के साथ साथ गैर कानूनी जुआ और ड्रग्स के कारोबार को भी चलाया जाता था। नॉर्थ साइड और शिकागो आउटफिट की गैंग वॉर ने अल कैपोन की मुजरिमाना जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इन दोनों गैंग्स के दरमियान जंगी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आए दिन शिकागो के अंदर दिन दहाड़े ये एक दूसरे के लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। स्ट्रीट क्राइम्स और मर्डर्स में मुलव्विस ये दोनों गैंग्स शिकागो पुलिस के लिए वबाले जान से कम न थे। इसी दौरान बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को भी इनकी तरफ से गोली का निशाना बनाया गया। शिकागो आउटफिट के लीडर जॉनी टोरियो पर भी एक दिन अचानक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें यह मौजूदी तौर पर बच निकला। इस हमले के बाद जॉनी टोरियो ने जान बचाने की गर्ज से गैंग से रिटायर होने का फैसला किया। रिटायर होते साथ ही इसने शिकागो आउटफिट की तमाम तर जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को देने का फैसला किया और इसके नतीजे में अल कैपोन शिकागो आउटफिट के नए लीडर के तौर पर सामने आया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 26 साल बताई जाती है। अल कैपोन ने शिकागो आउटफिट की भाग दौड़ संभालते साथ ही शिकागो के कई पॉलिटिशियंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने साथ शामिल कर लिया, जिनकी मदद से इसने गैर कानूनी शराब के बिजनेस को बहुत तेजी से फैलाना शुरू किया। कोई भी ऐसा शख्स जो इससे शराब खरीदने से इनकार करता था, वो अक्सर बम धमाकों में उड़ा दिया जाता था और सन 1920 के दिहाई के दौरान इसी तरह के बम धमाकों में 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए। कैपोन कस्टम सूट्स, सिगार्स, आला मयार के खाने, शराब और औरतों की सोहबत का शौकीन था। यह अपने कीमती जेवरात की वजह से भी बहुत मशहूर था।
इसके काम के बारे में जब सवाल किया जाता था तो इसका मशहूर जवाब था, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं, लोगों को वो देता हूं जो वो चाहते हैं। अल कैपोन नॉर्थ साइड गैंग की तरफ से होने वाले हमलों को लेकर अक्सर परेशान रहता था। जानलेवा हमलों से बचने के लिए इसने इलिनॉइस में रहना बेहतर समझा और इलिनॉइस गवर्नमेंट को रिश्वत देने के बाद इसने यहां सियासी प्रोटेक्शन हासिल की। इसी दौरान इसका ड्राइवर और एक करीबी दोस्त नॉर्थ साइड की तरफ से किए गए हमलों में मारे गए। 20 सितंबर 1926 को जब कैपोन अपने घर में मौजूद था, नॉर्थ साइड्स के कुछ लोगों ने इसकी खिड़की पर गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले में इस्तेमाल होने वाली गन्स में थॉमसन सब मशीन गन और शॉर्ट गन्स शामिल थीं। अल कैपोन इस हमले में बच निकलने में कामयाब हुआ। इस वाक़े के बाद कैपोन ने शिकागो छोड़ने का फैसला किया। इसे और इसके साथियों को अक्सर शिकागो ट्रेन स्टेशन पर देखा जाता था, जहां ये लोग पूरी पुलमैन स्लीपर कार बुक करते थे, जो कि शिकागो से क्लिवलैंड, ओमाहा, कंसास और हॉट स्प्रिंग्स तक सफर करती थी। लग्जरी होटल्स में जाली शनाख्त के साथ रुकना इन लोगों का मामूल बन चुका था। 1928 में अल कैपोन ने 14 कमरों पर मुश्तमिल 93 पाम एवेन्यू नाम का एक घर फ्लोरिडा में खरीदा। उस जमाने में इस घर की कीमत $40,000 बताई जाती है। अल कैपोन ने पूरी जिंदगी अपने जाती नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और न ही इस आदमी का कोई बैंक अकाउंट मौजूद था। ये पैसों की लेन देन के लिए वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करता था। अल कैपोन को 1929 में पेश आने वाले सेंट वैलेंटाइंस डे के कत्लेआम का जिम्मेदार भी माना जाता है। सेंट वैलेंटाइंस मैसेकेयर 1929 की दिहाई में पेश आने वाले कत्लेआम से मंसूख है। इस दिन नॉर्थ साइड गैंग के 7 अफराद को लिंकॉन पार्क में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। शिकागो पुलिस के मुताबिक इनको मारने वाले 4 लोगों ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रखा था और इस हमले का मकसद नॉर्थ साइड गैंग के मेंबर बग्स मॉरन को कत्ल करना था। बग्स मॉरन नॉर्थ साइड गैंग के चंद आखिरी शूटर्स में से एक माना जाता है। कैपोन अपने मकसद को हासिल करने के लिए दूसरे लोगों को हायर किया करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैपोन के साथ काम करने वाले 3 लोग, जिनमें स्केलिस, एंसेल्मी और ग्यूंटा शामिल थे, दूसरे गैंग्स के साथ मिलकर कैपोन के खिलाफ साजिश में मुलव्वस पाए गए। कैपोन ने इनको खाने पर बुलाया, खाना खाने के बाद इनको बेसबॉल से तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसकी जिंदगी का ये वाकया द अनटचेबल्स नामी एक फिल्म में भी दिखाया गया है, जो कि 2 जून 1987 को अमेरिका में रिलीज की गई। अल कैपोन को बिलाखिर 27 मार्च 1929 को FBI की तरफ से शिकागो में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, ड्रग ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी शराब की तस्करी और हैरेसमेंट के मुकदमे चलाए गए। इसको 1 साल के लिए ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी में भेज दिया गया, जहां से ये मार्च 1930 में रिहा हुआ। ईस्टर्न स्टेट में मौजूद इसका ये कमरा आज भी बहुत से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज है। इसके बाद मई 1932 में कैपोन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जहां से वापसी पर पता चला कि कोकेन एडिक्शन की वजह से इसके नेसल सेप्टम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। इसकी बीमारी और कमज़ोर हालत को मद्देनज़र रखते हुए इसको 15 नवंबर 1939 को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों ने यूनियन मेमोरियल हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया। अल कैपोन 1942 में बनने वाली दवा पेनिसिलिन से ठीक होने वाले पहले अमरीकी मरीजों में से एक था। 1946 में बेल्टमोर के एक साइकेट्रिस्ट ने जब अल कैपोन को एग्जामिन किया तो इनका कहना था कि दिमाग के बहुत बुरी तरह डैमेज होने की वजह से अल कैपोन अब एक 12 साल के बच्चे की मानंद है, जिसको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा पूरी तरह याद नहीं। कैपोन ने अपनी आखिरी जिंदगी के कुछ साल अपनी बीवी और पोतों के साथ गुजारे और बिल आखिर ये 25 जनवरी 1947 को हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। इसकी मौत की वजह कार्डियक स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक बताई जाती है। इसकी लाश को शिकागो ले जाया गया, जहां इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद इसको माउंट ओलिवेट सिमेंट्री शिकागो में सुपर्द खाक कर दिया गया। अल कैपोन की जिंदगी पर बनाई जाने वाली कुछ फिल्म्स में अल कैपोन, द अनटचेबल्स, द सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकेयर, कैपोन,
द रिवेंज ऑफ एल कैपोन और मॉबस्टर्स शामिल हैं।